हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, रीजनिंग में अभी तक हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एंड उम्मीद करता हूँ वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो आज का जो सेशन रहेगा वो एक न्यू टॉपिक के साथ रहेगा। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो इस टॉपिक का नेम है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड ऑर्डर। अब इस टॉपिक में क्या इसका बेसिक कंसेप्ट रहेगा, कैसे इसके क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, ए टू जेड कंप्लीट हम आज के सेशन में इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, ऑर्डर। अब क्वेश्चन जो है ऑर्डर के आइडेंटिफिकेशन एक मस्ट है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक के अंदर वो किस तरह से रहेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देख के स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि हमें क्वेश्चन पढ़कर समझ आ जाए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है और इसको फिर हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जस्ट एक लाइन हेडिंग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा जैसे है, नीलम इज टॉलर देन पुष्पा बट नॉट एज टॉल एज मनीष, रमा इज टॉलर देन नमिता बट नॉट एज टॉल एज पुष्पा एंड हु इज द टॉलेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ क्या हो रहे हैं, कंपैरिजन हो रहे हैं, कुछ कंपैरिजन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे नीलम इज टॉलर देन पुष्पा, तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तरह से क्वेश्चन में कंपेयर किया हुआ है एक दूसरे को किसी रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से अब बेसिक यहाँ पे समझना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने देखा जहाँ पे कुछ कंपैरिजन हो रहा था, सो जस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि ए इज bigger than B, A is bigger than B। सो जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं हम। इस ऑर्डर में जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें कुछ कंपैरिजन हो रहा होगा, एक पैराग्राफिक क्वेश्चन होगा, बट जो स्टेटमेंट है उनमें इस तरीके से कंपैरिजन होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ए और बी मैंने यूज़ किया, एग्जामिनर वहाँ पे कोई नेम यूज़ कर सकता है या कोई डिफरेंट अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकता है, बट यहाँ पे किसी तरह से क्या होगा, कंपैरिजन। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रखा बिगर, क्या पता वहाँ पे क्या लिखता है, ए इज टॉलर देन बी, ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, A is younger than B, A is elder than B, A is happier than B, A is lighter than B। एग्जाम्पल और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट क्वेश्चन इसके जितने भी रहेंगे कंपैरिजन बेस्ड रहेंगे। अब पॉइंट, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में अब हमें इतना समझ आ रहा है कि ये क्या लिख रहा है, बट पॉइंट है कि हमें क्वेश्चन पैराग्राफ को जल्दी बनाना है, हमें समझना नहीं है, तो हम एक मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब बेसिक इसका मेथड क्या है, आपको ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके पीछे का मेथड हमने याद रखना है। हमने जब कोई भी लाइन रीड करनी है हमने उसके लिए एक मेथड यूज करना है, बाय ड्राइंग रिस्पेक्टिव लाइन, बाय ड्राइंग रिस्पेक्टिव लाइन। सो वाई ड्राइंग रिस्पेक्टिव लाइन का मतलब क्या है कि हम एक लाइन बनाएंगे, बट वो लाइन हम क्या बनाएंगे, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कि कंपैरिजन जब है तो मे बी कंपैरिजन में कोई बड़ा भी हो सकता है, शायद कोई छोटा भी हो सकता है। हम क्या करेंगे कि जब भी कोई सिंगल लाइन को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते चलते जाएंगे, जब भी हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर कोई रिस्पेक्ट में बड़ा है तो हमने क्या लिखना है, टॉप पे, और जो छोटा है वो रिस्पेक्ट में क्या लिखना है, नीचे। अब वो लाइन में टॉप पे और बॉटम पे कौन रहेगा, वो क्वेश्चन बताएगा। पढ़ने पर हमें यहां लग रहा है ए इज बिगर देन बी, तो यहां पे कॉमन सेंस बता रही है कि ए इज बिगर देन बी, तो जो बड़ा ऊपर जो छोटा नीचे। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा टॉपिक है, बट कंफर्मेशन है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में ये हम मेथड यूज करेंगे। एक सिंगल एग्जांपल से हमने मेथड समझा, बाय ड्राइंग रिस्पेक्टिव लाइन। हम एक लाइन बनाएंगे वर्टिकल में, ऊपर बड़ा और नीचे क्या लिखेंगे, छोटा। अब जो मर्जी हो, यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्ट में हो, तो हमने यहाँ पे एक मेथड याद रखना है। तो आप यहाँ इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी पे। तो ये इस क्वेश्चन के करने का तरीका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे लेके चलते हैं, मेथड होने के बाद एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है तो उस तरह से हम एक अपने कोडिंग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें ऐसा लिखा था, ए is bigger, A is bigger than B, but not so big as C। मान लो ये लाइन लिखी हुई है,
ए इज बिगर देन बी बट नॉट सो बिग एज सी। तो हम इस लाइन को बनाते हैं, मेथड अपने पास है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, लाइन पढ़ेंगे उतनी पढ़ेंगे जितनी हमें समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट लाइन ए इज बिगर देन बी, आगे भी है बट अभी हम उतना स्टिल बना लेते हैं। ए इज बिगर देन बी, तो ये आ गया ए ऊपर, और ए इज बिगर देन बी तो बी आ गया नीचे। यहां तक का ये पार्ट अपने पास क्या हो जाता है, कंप्लीट, ए इज बिगर देन बी के बाद। सो नेक्स्ट हमने देखा स्टेटमेंट में लिखा है बट नॉट सो बिग एज सी, जबकि अगला जो पार्ट है ये एक इस लाइन का ही पार्ट है जिसे बोला जाता है कंबाइंड स्टेटमेंट। मतलब ये पूरा हिस्सा एक ही है, ए इज बिगर देन बी बट नॉट सो बिग एज सी, और इसी हिस्से में ए है, बी है और एक मेंबर कौन है, सी। तो अब यहाँ पे कुछ बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट्स जब आती हैं जो कि कुछ कंबाइंड सेंस में होती हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के रूल यूज होते हैं कंबाइंड स्टेटमेंट के, जिसमें कुछ आपने वर्ड्स याद रखने होते हैं कि वो कुछ वर्ड अगर आते हैं तो उस वर्ड का मतलब क्या है, किस मेंबर की बात होगी, तो वो आपको याद रखनी है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या देखा, यूज क्या हो रहा है, बट। अब यहाँ पे ऐसा है कि जब भी क्वेश्चन में कोई भी लाइन है, यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा है, ए इज बिगर देन बी, यहाँ पे मैं ब्लैंक रख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट मैंने वहाँ पे बना दी है, वो लिख दी है। फिर अगला वर्ड यहाँ पे कौन है, बट। फिर उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट चलती रही और एंड में कौन है, सी। याद रखना है आपको कंबाइंड स्टेटमेंट में अगर ये वर्ड दिखता है बट, या फिर इसकी जगह पे आपको वर्ड दिखता है एंड, आप याद रखेंगे कि ये रूल होता है ग्रामर का कि उस टाइम पे बात हमेशा फर्स्ट पर्सन की होती है, जो उस स्टेटमेंट का पहला मेंबर है, जो उस स्टेटमेंट का पहला मेंबर है। जब भी वट एंड की बात होती है वी टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, वट एंड में बात हमेशा किसकी होती है, फर्स्ट की, तो एंड तक वही बात करेगा। तो लाइन कंप्लीट करते हैं हम, ए इज बिगर देन बी, क्योंकि इतना पता तो हम बना सकते हैं, बना लिया। वर्ड क्या आ गया, बट। हमें मालूम है रूल कि वट एंड के बात होती है फर्स्ट मेंबर की, तो इस टाइम पे जो बात होगी वो किसकी होगी, ए की। तो यहाँ पे वर्ड अपने पास आ गया, वर्ड की जगह पे यहाँ पे मेंबर आ गया ए। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ए नॉट सो बिग है सी। इसका क्या मतलब हुआ, ए बड़ा नहीं है सी से, तो ए बड़ा नहीं है सी से, इसका मतलब ए क्या हुआ, छोटा सी से, तो छोटा मेंबर नीचे और ऊपर कौन आ गया, सी। तो इस तरीके से हमने जो लाइन है उस पूरी वर्डिंग को एक डायग्राम में क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा, आप वन टाइम रीड करोगे, क्रिएट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, हमें क्वेश्चन आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बजाय हम लाइन को अपने माइंड में समझने बैठें तो वो स्टोर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, और ना कंबाइन कर पाएंगे माइंड में, जिससे क्या होगा, इन दी एंड समझ तो लेंगे, क्वेश्चन भी आता होगा कि आपको ये भी फील होगा कि हम कर सकते हैं, बट हम बार बार उसको रीड करते रहेंगे। एक छोटे से ईजी क्वेश्चन के लिए अगर मैं 1 मिनट का टाइम लगा दूं, वो चीज़ वहाँ पे क्या गलत होती है, और उसको या तो मैं 5 मिनट लगा दूं, वो चीज़ भी क्या होती है, गलत, क्योंकि अटेम्पटेशन मैटर करती है। तो ये इस लाइन का डायग्राम हो गया। अब मान लो कि उसने डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, इस लाइन से वो क्वेश्चन पुट करता हूँ इज इन द मिडल, मैं आंसर देने वाला बनता है डायग्राम देख के, जबकि मैं लाइन में ये चीज़ स्टोर नहीं कर पाऊंगा। तो हमने डायग्राम में लिखा हुआ है तो दिखने पर साफ पता है कि मिडल में कौन है, ए, तो मैं आंसर टिक कर दूंगा ए। हु इज स्मॉलेस्ट, मैं आंसर टिक कर दूंगा बी। बिगेस्ट कौन है, आंसर कर दूंगा मैं टिक सी। तो कोई भी वो चीज़ पूछ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमें यहाँ पे बस ध्यान देना है मेथड एंड उस लाइन को किस तरीके से स्ट्रक्चर में मोल्ड करना है। ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट, एंड रूल याद रखना है, व्हाट एंड में बात होती है पहले वाले की, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट केस के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट केस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ की एडिशन करता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 स्टेटमेंट यही है। फॉर एग्जाम्पल कहता है ए इज बिगर देन बी बट नॉट सो बिग एज सी। फर्स्ट लाइन, सेकंड क्वेश्चन बड़ा बनाते जाएंगे, ठीक है। डी इज बिगर देन ई बट नॉट सो बिग एज बी, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लेना है इस चीज को, और उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं कि क्या ये कैसे बनाना है। सेम मेथड वही यूज करेंगे, बट हम लाइन 1 टाइम पढ़ते जाएंगे। सो कहता है ए इज बिगर देन बी, ए लिख दिया, बड़ा है ऊपर, नीचे कौन आ गया, छोटा।
वर्ड है आगे बट, नॉट सो बिग एज सी, तो बट कहता है बात होगी हमेशा पहले की। यहाँ आ गया ए, नॉट सो बिग एज सी, ए उतना बड़ा है नहीं जितना आ गया सी। नेक्स्ट लाइन कहती है डी इज बिगर देन ई, नेक्स्ट लाइन आ गई डी इज बिगर देन ई, तो यहाँ पे हमने बना दिया डी, क्योंकि कंबाइन अलग अलग रखनी है पहले स्टेटमेंट जो भी है, उसके बाद लगता है कि आपने कंबाइन करनी है, वो क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, हर लाइन का डायग्राम आपने अलग बनाना है। डी इज बिगर देन ई, तो डी बड़ा है ऊपर और ई छोटा है तो नीचे। नेक्स्ट वर्ड आ गया बट नॉट सो बिग एज बी, तो ये हिस्सा इसी लाइन का है, तो इस वर्ड का मतलब इसी लाइन का पहला मेंबर, तो वट एंड में याद रखना, रूल बताया मैंने, पहले मेंबर की बात होगी इसी लाइन में जहां पे वट है, तो इसका पहला मेंबर कौन है डी। डी नॉट सो बिग एज बी, मतलब डी उतना बड़ा है नहीं जितना कौन है बी, तो मतलब डी छोटा हो बी ऊपर। अगर मान लो उसके बाद वो क्वेश्चन पुट कर देता कि बिगेस्ट कौन है, बिगेस्ट कौन है, तो मुझे दोनों पार्ट्स को फिर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे दोनों लाइंस में कुछ कॉमन देखना पड़ेगा। हाँ, जबकि मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट क्या दिखता है बी, अब मैं इस बी की हेल्प से बोल सकता हूँ, मुझे ये नहीं कि करना इसको जोड़कर अगर लिखना तो अलग से लिखना पड़े, टाइम वेस्ट। हमने ऐसा कर लिया अज्यूम कि ठीक है बी यहाँ पे है कॉमन, इस बी के साथ दोनों कंबाइन हो गए, सबसे बड़ा मेंबर मैं बोल सकता हूँ कि कौन है सी, सबसे छोटा पूछता तो मैं आंसर दे सकता हूं ई, मिडिल में कौन है मैं आंसर दे सकता हूं बी। तो यहां पे मुझे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दी एंड मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, बनाने का मेथड, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और बाद में अज्यूम कर लिया कि अगर क्वेश्चन इस लाइन से पूछता है बिगेस्ट कौन है, तो मैं समझ पा रहा हूं कि सी है, सबसे छोटा कौन है समझ पा रहा हूं ई है, मिडिल में कौन है समझ पा रहा हूं ई है। तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम आपको आई थिंक नहीं है। तो अगले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, अगले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल बनाया हुआ था, इसको ही वापस नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसमें भी चेंजेस करूँगा अब थोड़े से, जो कि चेंजेस में देखना है अब क्या है, ठीक है जी। अब चेंजेस ये है, फर्स्ट लाइन को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ वापस, जैसे कि लिखा हुआ है ए इज बिगर देन बी, सेम ही लाइन रहने दूंगा, ठीक है। ए इज बिगर देन बी बट नॉट सो बिग एज सी। अब सेकंड लाइन ऐड करूंगा एक और, जो कि पिछले वाले से थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, जिसमें मैं यहां पे ऐड करता हूं डी इज बिगर देन ई, ठीक है। अब पिछली लाइन में यहां पे ऐसा था बट नॉट सो बिग एज बी लिखा था, ठीक है। अब मैं यहां पे चेंज करूंगा डी इज बिगर देन ई, हु इज बिगर देन सी, मान लो ये चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ए इज बिगर देन बी बट नॉट सो बिग एज सी एंड डी इज बिगर देन ई, हु इज बिगर देन सी। तो फर्स्ट लाइन बनाते हैं ए इज बिगर देन बी, तो ए बड़ा ऊपर बी छोटा नीचे। वर्ड आ गया बट, के केस में बात होगी पहले मेंबर की, सी लाइन के ए नॉट सो बिग एज सी, उतना बड़ा नहीं जितना सी। नेक्स्ट डी इज बिगर देन ई, अलग से बनाएंगे, जितना हो सके अलग से रखें लाइन को, डी इज बिगर देन ई, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है हु इज बिगर देन सी। तो अब ये पॉइंट क्या है कि ये भी लाइन जब यहाँ से स्टार्ट हुई डी इज बिगर देन यू, हु इज बिगर देन सी के बाद फुल स्टॉप है, तो यहाँ बीच में एक वर्ड आ गया हु। तो जब भी याद रखना है कंबाइंड स्टेटमेंट के रूल, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंबाइंड स्टेटमेंट में वट एंड में बात होती है पहले मेंबर की, एक रूल हमने यहाँ पे याद रखा है, ये रूल आपको याद रखना है, ये ग्रामेटिकली रूल है। अब अगला रूल एक और याद रखना है, ऐसे ही कंबाइंड स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डी इज बिगर देन ई लिखा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो कि डी और ई की जगह पे मैं ए और बी रख देता सपोज, ठीक है, और ऐसे आगे वर्ड यहाँ पे क्या आ गया हु, और हु की जगह पे जरूर नहीं कि हु आए, यहाँ पे आ सकता है विच, हु, विच, हुम, हुज। अगर मान लो आपको ऐसा कोई वर्ड दिखता है स्टेटमेंट में, कंबाइंड स्टेटमेंट में, तो आपको याद रखना है कि इस टाइम पे ये क्या होगा कि बात करता है किस मेंबर की, रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन। तो याद रखना वट एंड आया तो पहला मेंबर, हु विच हुम हुज आया, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आया
तो साथ वाले की ही बात होगी। अब यही चीज़ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने पर यहाँ पे समझ लिया था, ए इज़ बिगर देन बी, ए इज़ बिगर देन बी, वट का मतलब ए उतना बड़ा नहीं जितना सी, ये बन गया था। डी इज़ बिगर देन ई, डी इज़ बिगर देन ई, अगला वर्ड क्या आया, हु, तो ये हु कहता है कि सेकंड मेंबर की बात होगी। अगर बट एंड होता मैं डी की बात करता, हु विच हुम उस, तो साथ वाले की बात होगी। ई के साथ हु है मतलब ई इज़ बिगर देन सी, ई इज़ बिगर देन सी, ये बन गया अपने पास। अब मान लो कि ये तो मैंने बस 2 ही लाइंस है, कोई मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया हुआ है, बट मैं अगर क्वेश्चन पुट कर देता कि इन सब में बताना है आपको सबसे छोटा कौन है, तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन ऑब्वियसली। तो कंबाइन करने के लिए मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पे कौन है, सी। अब जिस सी से मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है कि ये सी जो मेंबर है उसके नीचे 2 मेंबर, उसके ऊपर 2 मेंबर है, तो ये मिड में हुआ। तो सबसे बड़ा मेंबर मैं आंसर दे सकता हूं डी। अगर पूछता है बिगेस्ट कौन है, आंसर डी ऑप्शन में। स्मॉलेस्ट अगर पूछता है तो आंसर बी। हु इज इन द मिडल, आंसर क्या जाता है, सी। तो ये कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है। क्या, एक छोटा सा बेसिक था इसका कि आपने इन लाइंस को, कंपैरिजन वाली लाइंस को एक वर्टिकल लाइन में क्रिएट करके ऊपर बड़ा मेंबर, नीचे छोटा मेंबर। अब कौन बड़ा छोटा होगा कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन की लाइन बताएगी। एग्जांपल मैंने लिखा ए इज बिगर देन बी, तो समझ आया ए ऊपर बी नीचे। अगर मैं लिखता ए इज टॉलर देन बी, तो समझ आ रहा है कि रिस्पेक्ट में ए टॉल है, ऊपर है, तो और बी उससे छोटा है। अगर मैं बोलता कि ए इज हैवियर देन बी, हैवियर मतलब वेट कंपैरिजन, तो ऑब्वियसली ए बड़ा हुआ। कंपैरिजन क्वेश्चन में आपको सामने दिखेगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपको समझ आता कि बड़ा ऊपर लिख दो, छोटा नीचे। पॉइंट, कंबाइंड स्टेटमेंट्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए याद रखना है व्हाट एंड पहला मेंबर, हु विच हुम हुज दूसरा मेंबर, और क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन पढ़कर ही लगना है कि वो कंबाइन करनी है नहीं करनी है, वो सारा डिपेंड लास्ट के ऊपर करेगा। तो ये इसका बेसिक था। अब हम इनके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट करेंगे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ पे नोट डाउन कर लो। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के और ख़त्म करते हैं। तो छोटा सा ही टॉपिक है ये अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1, नीलम इज टॉलर देन पुष्पा। सारी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है नीलम, बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एन ई कर दूंगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे समझ आ जाएगा कि एन ई किसके लिए किया। नीलम इज टॉलर देन पुष्पा, तो नीलम इज टॉलर देन पुष्पा, तो नीलम का प्लेस ऊपर और पुष्पा का प्लेस नीचे, ठीक है। यहां तक डन हो गया। फिर आ गया अपने पास बट नॉट सो टॉल एज, तो बट का मतलब क्या कि इस लाइन का पहला मेंबर नीलम, तो बट की जगह पे हम अज्यूम करेंगे नीलम को। नीलम नॉट एज टॉल एज मनीष, तो नीलम उतनी टॉल है नहीं, तो नीचे और ऊपर कौन आ जाता है, मनीष। फर्स्ट लाइन डन। सेकंड, रमा इज टॉलर देन नमिता, अलग से बनाएंगे। रमा के लिए आरंभ कर लेता हूं। इस टॉलर का मतलब ऊपर नीचे, नमिता तो एन से एक और नाम था तो एन ई कर दिया था। नीलम के लिए, नमिता के लिए एनम कर देता हूं। रमा इज टॉलर देन नमिता के बाद वर्ड है बट नॉट एज टॉल एज पुष्पा, तो बट के केस में इसी लाइन का पहला मेंबर कौन है, रमा, तो इसी लाइन का। तो ये नहीं कि बट के केस में हमेशा फर्स्ट पे ही आना है, बिल्कुल फर्स्ट पे नहीं, लाइन का फर्स्ट बोल रहा हूं। तो लाइन खत्म मनीष पे, अगली लाइन स्टार्ट, रमा इज टॉलर देन नमिता बट, तो बट का मतलब इस लाइन का पहला मेंबर रमा। रमा नॉट एज टॉल एज पुष्पा, रमा नॉट एज टॉल मतलब रमा उतनी टॉल नहीं है, इसका मतलब प्लेस नीचे और ऊपर प्लेस किसका आ जाता है, पुष्पा का। अब क्वेश्चन पढ़ना है, पहले नहीं कंबाइन करने बैठना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जरूरत है कि नहीं कंबाइन करने की हु इज द टॉलेस्ट, मतलब इन सब में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो देखना पड़ेगा कॉमन। तो मुझे कॉमन दिख रहा है पुष्पा। तो ये अब पॉइंट है कि आप समझ पा रहे हो कि सबसे ऊपर कौन है, क्योंकि पुष्पा के ऊपर नीलम के ऊपर मनीष, तो बाकी सारे नीचे हैं, तो सबसे टॉप पे कौन जाता है, मनीष। तो अपना आंसर क्लियर हो जाता है ऑप्शन ए। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन आपको विदाउट कंसेप्ट अगर है तो समझ आ जाएंगे क्वेश्चन, और आप कोशिश भी करोगे बेटर है। ज़्यादा टाइम समझना और वेस्ट हो जाएगा वो टाइम। हमने सिंपल क्वेश्चन लाइन पढ़ी, बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम प्रेफर करना है आपने और कुछ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पावा इज बिगर देन जाम्बली, तो यहाँ पे प्लेस आ गया पावा का, तो पीवी कर लेता हूँ। पावा इज बिगर, बिगर ऊपर देन जाम्बली, तो जे एम कर लेता हूँ, जे बी जैसे आपको सही लगता है। फर्स्ट लाइन डन। सराय इज बिगर देन चितपुर, सराय इज बिगर देन चितपुर, सराय इज बिगर ऊपर देन चितपुर, सी एच कर लेता हूँ। सेकेंड लाइन डन। नेक्स्ट लाइन, राय इज, सेकेंड लाइन, राय इज नॉट एज बिग एज सराय, इसका मतलब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आर ए, राय इज नॉट एज बिग मतलब नीचे रहेगा, नॉट एज बिग एज सराय, सराय के कंपैरिजन में।
तो राय नीचे ऊपर सराय। यहाँ तक डन हो गया। अगला वर्ड आ गया वट। अब रूल याद रखना, वट एंड पहला मेंबर। तो इस वट के केस में इसी लाइन का पहला जो प्लेस है या बात हम करें मेंबर की जो भी है तो बात उसकी होगी। वट के केस में आ गया राय। राय क्योंकि वट की जगह पे आ गया राय इज बिगर देन जाम्बली। कहता है कि ये जो राय है इज बिगर का मतलब ऊपर आ गया और नीचे आ गया जाम्बली। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। और नेक्स्ट लाइन, चितपुर इज नॉट एज बिग एज जाम्बली। इसका मतलब चितपुर उतना बड़ा नहीं है जितना जाम्बली है। तो जाम्बली फिर ऊपर रहा और चितपुर क्या रहा, नीचे। मुझे अभी कंबाइन नहीं करना है सभी को, मुझे बस लास्ट में क्वेश्चन पढ़ना है क्या लिखा है। विच इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब है कि अगर इस पार्ट का स्मॉलेस्ट है ये है, इस पार्ट का स्मॉलेस्ट है ये है, इस पार्ट का स्मॉलेस्ट ये है, तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं हर लाइन में, तो इस लाइन में फॉल कर रहा है जाम्बली, इस लाइन में फॉल कर रहा है चितपुर, इस लाइन में फॉल कर रहा है चितपुर। तो मतलब कि जाम्बली और चितपुर में ही कोई ना कोई स्मॉलेस्ट होगा। जबकि मुझे इस वाली लाइन में ये पता है कि चितपुर से ऊपर जाम्बली है, तो जाम्बली यहाँ से मैं हटा सकता हूँ क्योंकि ये चितपुर से सारे क्या है, ऊपर है। ठीक है, चितपुर के ऊपर जाम्बली, जाम्बली के ऊपर, तो मुझे कंबाइन करता मैं टाइम सारा वेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे समझ लिया स्मॉलेस्ट पूछा तो सबसे लास्ट वाले एंड पे होगा। तो जाम्बली और चितपुर में मुझे जाम्बली ऊपर देखा, चितपुर तो लास्ट टू लास्ट कंफर्म हो गया कि सबसे छोटा प्लेस कौन सा है, चितपुर। चितपुर इसका रहेगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी अपना डन हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो भी क्वेश्चन है आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं या उसको कॉपी पे नोट डाउन करते जाएं, जैसा भी रहेगा तो आप साथ साथ में भी अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट आपने देखना है, कॉपी पे अटेम्प्ट करना है, फिर ही आपने क्वेश्चन नोट डाउन करना है बाद में स्टॉप करके। तो हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आउट ऑफ द 5 फ्रेंड्स द एज ऑफ दीपक इज इन द मिडल। कहता है कि कंपैरिजन है 5 लोगों का, 5 दोस्त हैं, उनमें 5 में दीपक की एज मिडल में है। इसका ये मतलब हुआ कि दीपक से अबव 2 हैं, दीपक से बिलो 2 हैं, क्योंकि मिड है। तो इसका ये मतलब हुआ मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 5 कंपैरिजन तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि कॉलम में करना तो मैंने 5 ऐसे लाइंस बना ली, मतलब ब्लैंक स्पेस रख दिए। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कि कौन 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 आएगा, जिसमें लिखता है द एज ऑफ दीपक इज इन द मिडल। तो एज में बात हो रही है, दीपक की एज मिडल में है, तो DEP कर लेता हूं, ऐसे याद रहेगा दीपक। कमल इज द यंगेस्ट। वर्ड है यंगेस्ट। यंगेस्ट का मतलब होता है एज में सबसे छोटा। एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट एज में सबसे बड़ा। ठीक है, एल्डेस्ट एज में सबसे बड़ा। तो कहता है यंगेस्ट। यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा, छोटा और छोटे में भी सबसे छोटा, तो वो है कमल। तो सबसे लास्ट वाला प्लेस एंड में कमल का रहेगा, KM कर लेता हूं। सेकेंड लाइन होने के बाद नेक्स्ट लिखा है अलका इज ओल्डर देन नयन। क्योंकि अब अलका का प्लेस यहाँ कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ओल्डर देन नयन, तो अलका यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं अलग से बनाता हूँ, अलका इज ओल्डर। ओल्डर मतलब एज में बड़ी, ऊपर बड़ा मेंबर ऊपर और कंपैरिजन में छोटा मेंबर नीचे, नयन से। अलका इज ओल्डर देन नयन के बाद नेक्स्ट लिखा है मोहन इज यंगर। मोहन एज में छोटा है एज कंपेयर। कंपेयर करें किससे, अगर आप दीपक से, तो कहता है मोहन छोटा है एज में दीपक से। तो दीपक से नीचे वाला प्लेस जो भी होगा, नीचे नीचे जितने भी प्लेस होंगे उनमें से किसी प्लेस पे क्या आएगा, मोहन। बट मैं दीपक के नीचे देखूं तो मेरे पास 2 प्लेस थे जिसमें एक ही खाली है, तो ऑब्वियसली वही प्लेस किसका रहेगा, मोहन का। तो MH कर लेता हूं। मेरे पास कमल का कंफर्म हो गया, मोहन का कंफर्म हो गया, दीपक का कंफर्म हुआ, 2 लोग बचे। यही तो बचे हैं, अगला ना भी पढ़ो तो भी मेरा आंसर बन सकता है, क्योंकि अलका ऊपर है नयन के, और अलका और नयन को इनमें से ही किसी जगह पे रखना, तो मैं ऐसे ही रख सकता हूँ अलका और यहाँ पे रख सकता हूँ नयन। अगली लाइन पढ़नी है तो अलग बात है। एंड दीपक इज यंगर एज कंपेयर टू नीव, और दीपक एज में छोटा है, नयन से दिख रहा है, तो हमें लाइन दिख गई। हु इज द एल्डेस्ट। एल्डेस्ट का मतलब एज में बड़े में भी सबसे बड़ा, तो वो कौन है, अलका। तो अलका ऑप्शन A आ जाता है इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा मेथड। आपकी रीडिंग स्किल फास्ट है, अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी से क्वेश्चन। तो मेथड सिंपल था अपने पास। थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स। अब हमें 6 स्टूडेंट्स बता रखे P Q R S T एंड U, ईच वन हैविंग डिफरेंट हाइट। सबकी हाइट क्या है, डिफरेंट। अब डिफरेंट हाइट है तो डिफरेंट हाइट का मतलब कंपैरिजन होगा, कुछ बड़ा कुछ नीचे होगा। तो अपने पास क्या है, 6 लोग, जिसमें से कहता है P इज टॉलर देन T। कहता है जो P है टॉल है, टॉल का मतलब रिस्पेक्ट में बड़ा ऊपर, और टॉल है किससे कंपैरिजन में, T से, तो ऐसा बना P इज टॉलर देन T। अगला वर्ड क्या है, बट। अब बट के केस में बात किसकी होगी, P की। आ गया यहाँ पे P नॉट एज टॉल एज U।
P उतना टोल है नहीं, इसका मतलब नीचे और ऊपर कौन आ गया, U। फर्स्ट लाइन डन। नेक्स्ट, Q एंड U आर नॉट द टॉलेस्ट, मतलब कितने स्टूडेंट्स है, 6। ये मेरे पास आ गए 6 खाली प्लेस कंपैरिजन में, और सबकी हाइट या जो भी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ईच वन हैविंग डिफरेंट हाइट। तो हाइट वाइज में एक तो कंपैरिजन ये हुआ कि P इज टॉलर देन T बट P नॉट एज टॉल एज U। Q एंड U आर नॉट द टॉलेस्ट, मतलब ये वाला जो प्लेस है जिस मर्जी का हो, पर ना तो वो Q का है और ना ही वो U का है, ना ही Q और ना ही U। एंड ऑल्सो R इज द शॉर्टेस्ट, मतलब ये वाला जो प्लेस है सबसे नीचे वाला, वो किसका है, R का। तो क्वेश्चन उसने पूछा हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन होगा। होगा तो 6 मेंबर में ही। कॉमन सेंस कहती है कि टॉलेस्ट बताने के लिए इस जगह पे हमें देखना कौन आएगा, तो इतना पता है कि 6 में से एक मेंबर तो टॉलेस्ट की कैटेगरी से निकल गया, कौन, आर तो कैटेगरी से निकल गया। अब बचे इन प्लेसेस में, ऊपर ना तो यहाँ पे होगा Q, इस जगह पे Q भी साइड हो गया, और ना तो यहाँ पे कौन आएगा, U साइड हो गया। कितने मेंबर बचे, P, और क्या बचा S, और क्या बचा T। अब क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूँ कि U भी टॉलेस्ट नहीं है, अगर U भी टॉलेस्ट नहीं है तो ये तो U यहाँ पे जब पड़ा हुआ है तो वो इन से ऊपर पड़ा हुआ है। अगर U भी टॉलेस्ट नहीं है तो कभी P टॉलेस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि P तो एटलीस्ट U से छोटा है ना। तो अगर U यहाँ पे नहीं आएगा, तो अगर कहीं U नीचे नीचे हुआ तो वो तो U से भी नीचे होगा P, और P से भी नीचे T होगा, तो P कभी भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो U से भी छोटा है, और T भी नहीं हो सकता क्योंकि वो UP दोनों से छोटा है। तो ना P ना Q ना R ना T ना U, तो बचा कौन, S। अब मुझे ये नहीं बताने बैठना है कौन कहाँ आएगा, मेरे पास जितना डाटा लिखा था, जो चीज़ पूछी उसने मेरा आंसर दे दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंबाइन करना या प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर फोकस नहीं करना है, जो जो लाइन आती आ रही जितना जितना बनाते जाओ, लास्ट में क्वेश्चन पढ़ो, बनता है क्या ज़रूरत है उसका यूज़ करो, दैट्स इट। यही अपना रूल है, ये नहीं कि आपको सारा कंबाइन करके बनाना है, सिंपल। सो आंसर एस रहेगा, एस रहेगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो यहां डन हो जाता है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है 6 स्टूडेंट्स P Q R S T एंड, यहां पे यू कर लेना इस चीज को, ठीक है, यहां पे V नहीं है, ये हम यू करेंगे, ठीक है। V यहां पे गलत है, यहाँ पे V नहीं आएगा, यहाँ पे U आएगा, समझ लेना, मैंने यहाँ पे U कर दिया। P Q R S T एंड U है, ना कि V। कहता है ये 6 हैं स्टूडेंट्स, P Q R S T एंड U आर द टॉप 6 रैंकर्स, टॉप 6 रैंकर्स ऑफ द क्लास, ठीक है। ये 6 स्टूडेंट्स रैंकर हैं। नो 2 पर्सन्स गॉट द सेम रैंक, इसका मतलब हुआ हर एक का रैंक अलग अलग आएगा। टॉप 6 रैंकर मतलब 1 2 3 4 5 6, तो सबके रैंक अलग अलग हैं, इसका मतलब ये हुआ। द स्टूडेंट हु गोट द हाइएस्ट मार्क्स इज गिवन रैंक 1, तो सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 एंड द स्टूडेंट हु गोट द लीस्ट रैंक इज गिवन रैंक 6, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सिंपल। ये भी समझ आ गई यहाँ तक लाइन। तो 3-4 लाइंस में इतनी बस समझने वाली बात थी। क्वेश्चन एक तरह से स्टार्ट यहाँ से होता है। तो अपने पास कुल मिला के अगर हम देखें तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 और 6 ये प्लेस है। इनमें से अगर मैं हाईएस्ट से चलूँ 1 2 3 4 5 6, लीस्ट से चलूँ तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल है मतलब। तो कहता है क्यू गोट लेस मार्क्स देन, तो क्यू गोट लेस मार्क्स मतलब नहीं क्यू नीचे आएगा, देन बोथ आर एंड यू, और क्यू के नंबर कम है आर एंड यू, ऐसे बन गया हमने। आर एंड यू से क्यू के नंबर कम है, कितने हमें नहीं पता, बट क्यू के नंबर आर और कम से, आर और यू से कम है। अब यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट देखें तो क्या लिखा हुआ है, P गॉट मोर मार्क्स देन T, कहता है P के नंबर क्या है, ज़्यादा हैं, तो अगर जिसके नंबर ज़्यादा हैं तो वो ऊपर लिख दिया, और ज़्यादा किससे है, T से, तो वो नीचे लिख दिया। अगला वर्ड आ गया बट लेस देन एस, तो ये बट कहता है कि इस लाइन का पहला मेंबर कौन है, P, तो P आ गया बट की जगह पे, P लेस देन S, तो P के कम नंबर है तो नीचे आ गया, और ऊपर कौन आ गया, S आ गया, सिंपल। Q गोट द सेकंड लीस्ट बोला, सेकंड लीस्ट सेकंड हाईएस्ट डिफरेंट है। अगर हाईएस्ट से चलते हैं तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर, हाईएस्ट से लोएस्ट।
अगर लीस्ट से चल रहा तो ये फर्स्ट लीस्ट, सेकंड लीस्ट, थर्ड, ये चीज़ है। तो 1 to 6 ये लीस्ट वाला केस है, हाईएस्ट 1 to 6 ऐसे है, ठीक है। तो कहता है क्यू गोट द सेकंड, बट सेकंड क्या, लीस्ट रैंक, सेकंड लीस्ट रैंक। तो फर्स्ट लीस्ट रैंक ये हुआ सबसे नीचे वाला, सेकंड लीस्ट ये हुआ, तो सेकंड लीस्ट पे हमने रखना है क्यू, तो ये प्लेस कंफर्म हुआ क्यू का। नेक्स्ट, एंड यू गोट द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। अब सेकंड हाईएस्ट का मतलब फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पे कौन आ गया, यू आ गया। आर गोट लेस मार्क्स देन पी, और अगली लाइन में लिखा है कि आर के नंबर कम है और किससे कम है, पी से। अब जैसे यहाँ रखा हुआ है मैंने आर, तो आर के नंबर कम है पी से, तो आर नीचे और ऊपर कौन आ गया, पी आ गया, ऊपर कौन आ गया, पी आ गया। तो आर के नंबर कम है पी से। और आगे लिखा हु गोट द थर्ड रैंक, तो कहता है कि थर्ड रैंक कौन है। अब ये है इसका पहला रैंक, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक वाला मेंबर, ये सेकंड रैंक वाला मेंबर, ये थर्ड रैंक वाला मेंबर। इस जगह पे बताना कौन है। अब इस जगह पे कौन है तो देख लेते हैं आता है कौन की नहीं। तो पॉइंट सबसे पहला रहा कि मैं यहाँ पे देखूं कि ये है क्यू के ऊपर आर और यू, आर के ऊपर कौन है, पी, और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, कॉमन, कि पी के भी ऊपर कौन है, एस। अब मैं यहाँ पे कुल मिला के बात करूं कि क्यू मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। क्यू के ऊपर आप प्लेस देखो खाली कितने बनाए मैंने, 1 2 3 4, जिसमें एक प्लेस किसने कवर कर लिया, यू। अब देख लो क्यू से ऊपर मुझे आर को रखना है, यू को रखना है, पी को भी रखना है और एस को रखना है। मतलब मुझे क्यू के ऊपर आर यू पी एस के लिए जगह चाहिए, तो क्यू के ऊपर यू ने तो जगह बना ली है, तो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, साइड, क्योंकि क्यू के ऊपर यू ने आना था, वो मुझे क्यू के ऊपर यू दिख रहा है, आ गया है। अब मुझे क्या क्या रखने, क्यू के ऊपर आर, आर के ऊपर पी और पी के ऊपर एस। मतलब क्यू के ऊपर आर पी एस कितने प्लेस चाहिए, 3। मेरे पास 1 2 3 ही बचे हैं, और जब मेरे पास 3 ही बचे तो कैसे आएंगे, क्यू के ऊपर यहाँ पे प्लेस किसका आएगा, आर का, आर के बाद ऊपर प्लेस किसका आएगा, पी का, और पी के ऊपर भी प्लेस किसका आएगा, एस। तो खाली जगह यही थी, ऐसे ऑर्डर बनेगा क्योंकि क्यू और यू ने तो रख दिया था, और एक मेंबर बचा है टी जो सबसे लास्ट में आएगा, उसने बोला था थर्ड, जबकि थर्ड मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी। ऑप्शन क्या आ जाता है अपना, सेकेंड ऑप्शन पी, सिंपल। तो 5th क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 persons A B C D E and F, तो 6 लोग हैं A से F, आर कंपेयरिंग देयर वेट्स, इनके वेट है अलग अलग, एंड ईच ऑफ देम इज हैविंग अ डिफरेंट वेट, और सब 6 लोगों के वेट क्या है, डिफरेंट। तो मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं खाली से प्लेस अपने पास क्रिएट कर सकता हूँ, 3 4 5 और 6। अब लिखता है नेक्स्ट लाइन में, D इज हैवियर देन ओनली 2 person। अब वर्ड आ गया यहाँ पे ओनली, ओनली मतलब कहता है कि रिस्ट्रिक्शन है, कहता है कि डी हैवी है सिर्फ 2 ही लोगों से, 2 ही लोगों से हैवी होना चाहिए, इसका मतलब 3 से ना हो, ना 1 से और किसी भी नंबर से ना हो। अगर डी हैवी है सिर्फ 2 लोगों से, तो आप अज्यूम करो डी का प्लेस अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो हैवी वो 2 से नहीं होगा, 2 से ज़्यादा से हो जाएगा, गलत। अगर मैं डी यहाँ पे बनाऊं तो डी अगर हैवी हुआ तो 1 2 3 4 लोगों से हो जाएगा, पर उसने कितना बोला है, सिर्फ 2। अगर आप डी को यहाँ बनाओ तो हैवी कितने लोगों से हो जाएगा, 3। तो सारी कॉमन सेंस मिला के हमें ये लगता है कि डी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हैवी हुआ तो एक यहाँ पे मेंबर आएगा, पता नहीं कौन है, यहाँ पे एक मेंबर आएगा, पता नहीं कौन। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा ना, डी इज हैवियर एंड हैवियर देन ओनली 2, और किसी से हैवी नहीं है, पहली लाइन डन। दूसरा, E इज द ओनली पर्सन, कहता है 6 पर्सन में E इज द ओनली, E ही इकलौता ऐसा पर्सन है, हैवियर देन F एंड लाइटर देन D, जो E ही इकलौता ऐसा पर्सन है जो F से हैवी है और D से क्या है, लाइटर। तो देखो D से लाइटर यहाँ पे कौन आ जाएगा, E, और इज हैवियर देन एफ, यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। अब देखो ये लाइन कंफर्म हो रही है ना, डी इज ओनली पर्सन, डी ही इकलौता ऐसा, ई ही इकलौता ऐसा पर्सन है जो एफ से हैवी है। देख लो ई और किसी से हैवी नहीं बन रहा है, सिर्फ एफ से हैवी बन रहा है, डन हो गया। एंड का मतलब देखो, एंड का मतलब हमें पता है कि बात होगी हमेशा पहले वाले की, ई की बात होगी। एंड का मतलब ई लाइटर देन डी, तो ई जो है वो लाइटर देन डी, तो ई छोटा डी नीचे, ठीक है। तो ई छोटा नीचे डी ऊपर। पहली लाइन यहाँ तक डन, सेकंड भी डन यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन, सीज वेट, सी का वेट, सीज वेट मतलब सी का वेट इज लेस देन, कम है, ओनली, ओनली वर्ड फिर से आ गया, ओनली बीज वेट। कहता सी का वेट अगर कम है तो सिर्फ बी से है और किसी से नहीं है, इसका मतलब ये हुआ।
तो सी का वेट कम है सिर्फ बी से। अगर मान लो मैं सी यहाँ बना देता हूँ तो सी का वेट कम 2 से हो जाएगा, उसने कहा सिर्फ बी से, तो ये वाला प्लेस किसका आएगा, सी। और वेट कम है किससे, बी से, और सिर्फ बी से ही बन रहा है और किसी से नहीं बनाना है, तो ऐसा ही यहाँ पे ही होगा सी और यहाँ पे कौन होगा, बी। तो मेरे पास कितने लोग थे, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बचा हुआ है यहाँ पे आ जाता है ए। आप अभी अगली लाइन पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट, द थर्ड हैवीएस्ट वेट इज 100 kg। अब थर्ड हैवीएस्ट का मतलब फर्स्ट हैवीएस्ट कौन हो गया यहाँ पे, ये फर्स्ट हैवीएस्ट, ये फर्स्ट हैवीएस्ट, ये सेकंड हैवीएस्ट, ये थर्ड हैवीएस्ट। कहता थर्ड हैवीएस्ट वेट कितना है, 100 kg। एंड द फिफ्थ हैवीएस्ट वेट इज 60। तो फर्स्ट हैवीएस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये था थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, और फिफ्थ हैवीएस्ट वेट इज 60 kg। ये कहता कि अगर ऐसा होता, सो व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ डी, तो डी का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है, डी का पॉसिबल वेट हो सकता है 160 के मिड में, हमें कितना, क्योंकि यहाँ पे सबके वेट क्या है, डिफरेंट, तो या एवरेज वाला कंफर्म नहीं है कि एवरेज आपको करनी है। तो कहता है व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ डी, तो वेट ऑफ डी पॉसिबल अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी इतनी है 60 और 100 के बीच में होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी 100 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, तो 75 kg की पॉसिबिलिटी है होने की। क्यों, क्योंकि 60 और 70 के बीच, 60 और 100 के बीच में 75 लाई करता है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि डाटा इनएडिक्वेट क्यों नहीं दे सकते थे, क्योंकि सॉरी, सो पॉसिबल वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहती है कि अपने पास बाई ऑप्शन हम एक ऐसा ऑप्शन उठा सकते हैं जो इनके बीच में लाई करता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि ये पॉसिबल वर्ड नहीं होता क्वेश्चन में, ये नहीं होता, सारा क्वेश्चन सेम, बस क्वेश्चनिंग में क्या होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ डी, तब सेंस अलग होगी। कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ डी, तो कंफर्म पूछ रहा है कि डी का वेट क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे ए का पता है, मुझे ई का पता है, बट डी का वेट 100 और 60 के बीच में होगा, बट कितना नहीं पता। कंफर्मेशन होगी ना इसका मतलब कि व्हाट इज द वेट ऑफ डी, तब मेरा आंसर क्या रहेगा, डाटा इनएडिक्वेट। वेट ऑफ डी डाटा इनएडिक्वेट, बट क्या हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 75 एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि ये हो सकता है। तो पॉसिबल वेट ऑफ डी 75, पॉसिबल वर्ड हटा दो, वेट ऑफ डी, तो आंसर आएगा डाटा इनएडिक्वेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट। सो इसी के साथ ये एक छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म है। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन ब्लड रिलेशन, सेकंड वन ऑर्डर। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आएगा और ऑर्डर से भी आपको क्वेश्चन आएगा। इस ऑर्डर में सिंपल सा बेसिक का कंपैरिजन स्टेटमेंट्स होंगी, आप सिंगल लाइन पढ़ते जाएंगे, बट कंपैरिजन में आपको ये कंबाइंड रूल याद रखने हैं। व्हाट और एंड कंबाइंड स्टेटमेंट में लगता है बात हमेशा फर्स्ट मेंबर की होती है, ये ग्रामर का रूल है, ये रूल है। रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, कहीं पे भी ये यूज़ होता है, ऑब्वियसली आपको समझना है, बताना है, ऐसे यूज़ होता है। व्हाट एंड फर्स्ट मेंबर, हु, विच, हुम, हुज सेकंड मेंबर। आपको ये सारी लाइन्स बनानी कैसे, कॉलम में, और आपको लाइन पढ़नी है और समझ आता है आपको कि बड़ा है ऊपर लिख दो, छोटा है नीचे लिख दो। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। अगला जो सेशन रहेगा वो एक न्यू टॉपिक के साथ रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।